जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपके चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास चल रही थी, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये पार्ट 3 रहेगा। बाकी पार्ट सेकंड में मैंने बताया था आवर्त बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण कैसे होता है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, लिखा भी दिया था। ठीक है, तो ये तीसरा आज पॉइंट आपका जो टॉपिक रहेगा पुमंग, एंड्रोशियम रहेगा। और हम लोग पढ़ेंगे पुम बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन क्या होता है, कैसे कैसे लघु बीजाणुओं का परागकणों का निर्माण होगा। तो ये दो टॉपिक सिर्फ हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो कर देते हो, लेकिन लाइक भैया जरूर किया करो। ठीक है, और जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है, कमेंट में यार छापो बात को। तो एंड्रोशियम पुमंग होता क्या है बच्चा? ठीक है, पुमंग क्या होता है? पुमंग आपका जो है वो आपका क्या होता है? पुष्प का नर जननांग होता है। क्या होता है पुमंग? पुष्प ऐसे लिख सकते हैं कि पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है। ठीक है, पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। पुमंग की इकाई बच्चा क्या होता है? पुंकेसर। अभी बता रहे हैं कि कहाँ पे होता है? पुंकेसर होता है। ठीक है, क्या होता है? पुमंग की इकाई पुंकेसर होता है, या पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, पुमंग की इकाई को हम क्या कहेंगे? पुंकेसर, या इसी को क्या कहेंगे? लघु बीजाणु पर्ण कहलाता है। लघु बीजाणु पर्ण कहलाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? पुष्प का नर जननांग होता है। आपका जो पुमंग होता है ये क्या है? पुष्प का नर जननांग होता है। पुमंग की इकाई पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कहलाती है या कहलाता है। बात क्लियर है इतनी? अब एक पुष्प बनाएंगे छोटा सा भैया, एक पुष्प बनाएंगे। एक पुष्प बना दिया मैंने, थोड़ा सा देख लीजिए। पुष्प मैंने बना दिया बच्चा, ठीक है, समझिएगा। एक पुष्प मैंने ऐसे ही बनाया। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? ये पुष्प है, जिसमें आप जानते हो कि ये हमारा क्या होता है? परागकोश होता है। क्या होगा? परागकोश एंथर होता है ना। यहाँ पे जहाँ पे ये, इसको हम कहते हैं पुतंतु। ये हमारा क्या होता है? पुतंतु होता है। और परागकोश पुतंतु से जिस स्थान पे जुड़ा होता है उसे हम योजी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजी। योज का मतलब होता है कनेक्टिव। क्या होता है बच्चा? कनेक्टिव होता है। पुतंतु मतलब होता है आपका फिलामेंट। क्या होगा? फिलामेंट मतलब पुतंतु होता है। तो हमको इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो पुंकेसर आपका बनता है। और विभिन्न सारे पुंकेसरों के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चा? पुमंग कहते हैं। और यही आपका क्या होता है? नर भाग होता है। तो पुष्प का नर भाग क्या होगा सर? पुष्प का नर भाग, नर जननांग आपका पुमंग ही तो होता है। ठीक है बात, पुमंग ही तो होता है। ये आपका क्या है? तो ये आपका जानते हो कि भैया दल होता है। ये क्या होता है? ये आपका भैया बाह्यदल होता है। क्या होता है? बाह्यदल। दलों के समूह को क्या कहते हैं? दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। तो ये पुष्प की संरचना में बता चुका हूं। बाह्यदलों के समूह को क्या कहेंगे? बाह्यदल। भैया बाह्यदल पुंज कहते हैं। बाह्यदल पुंज कहते हैं। तो अब ये जो संरचना है इसको हम इधर बना के हर एक बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इधर समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये मान लीजिए हमारा क्या है? एक परागकोश। इसको क्या कहेंगे? पुतंतु कहते हैं भैया, फिलामेंट जिसे, है ना। ये आपका क्या है? परागकोश है। क्या है बच्चा? परागकोश है। एंथर है ना। एंथर आपका है। ये आपका क्या होता है? योजी होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव कहेंगे। क्या है बच्चा? कनेक्टिव कहेंगे। ठीक है, इसी को हम पुंकेसर कहते हैं। इनके समूह को क्या कहेंगे? पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, ये आपका पुंकेसर हो गया। इसी परागकोश के अंदर हमारे क्या होते हैं? परागकण। भैया क्या होते हैं? परागकण बनते हैं। लेकिन अब इसको भी देखेंगे, इसको भी हम काट के देखेंगे कि कैसे कैसे संरचना रहेगी, कैसी कैसी संरचना बच्चा रहने वाली है। इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखेंगे इसकी फिगर। इसको हम काटें अगर जो, तो कैसा बनेगा फिगर। तो इस फिगर को यहीं पे हम दिखाते हैं।
ऐसे। ऐसे आपका रहेगा, ठीक है। अब इसमें मतलब इस हमने परागकोश को क्या कर दिया, अभी इस जो परागकोश जो था हमने इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो इसके अंदर हमारे क्या होंगे, ये जो भाग होता है अंदर का भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, परागपुट। क्या कहेंगे, परागपुट है, या इसी को हम लघु लघु या हम इसी को क्या कहेंगे भैया, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणुधानी। पॉलन सेक कहते हैं भैया, क्या कहेंगे, पॉलन सेक। ये क्या है आपका, पॉलन सेक है, ठीक है। इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, परागकण, परागकण बनते हैं। इसी के अंदर हमारे क्या बनेंगे, परागकण बनते हैं। तो ये हमारे क्या है, इसी को हम लघु बीजाणु कह दें, क्या कह दें, लघु बीजाणु कह दें, या इसी को हम परागकण कह देते हैं। क्या है बच्चा, परागकण कह देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो एक अंतर है, एक आपका आवर्त बीजी पौधों में जो पुष्प होता है, पुष्प के अंदर जो परागकोश होंगे, ये क्या होता है, द्विपालित संरचना होती है। एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, मतलब एक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं, 2 पाली। तो ये 2 पाली संरचना होती है, ठीक है। एक आवर्त बीजी पुष्प में कितनी पालियां पाई जाएंगी, 2 पालियां पाई जाती हैं। अतः परागकोश जो होता है द्विपालित संरचना होता है। द्विपालित होने के कारण इसे द्विकोष्ठीय, ठीक है, द्विकोष्ठीय जो है परागकोश कहते हैं, डाइथिकस एंथर कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे भी, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हर एक बात को भैया समझने का प्रयास करेंगे जल्दी से। तो देखेंगे बच्चा, इसमें क्या है कि जो आपका अभी फिगर बनाया था उमंग का या जो एंथर का जो फिगर है, ठीक है, इसमें क्या है कि एक आवर्त बीजी पुष्प के में 2 पालियां पाई जाएंगी। एक पाली आपकी यहाँ से यहाँ जो आपकी बनी है, एक पाली ये हो गई, एक पाली ये है। तो एक आवर्त बीजी पुष्प के जो परागकोश होते हैं 2 पालियां पाई जाती हैं। अतः परागकोश क्या होता है, द्विपाली संरचना होती है। एक पाली ये, एक पाली ये आवर्त बीजी पौधों में होगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विकोष्ठीय परागकोश कहते हैं। हर एक पाली में 2 आपके क्या होंगे, चैम्बर पाए जाएंगे। ऐसे ये आपके क्या है, ये आपके चैम्बर है। एक पाली में 2 चैम्बर होते हैं, 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो एक आवर्त बीजी पुष्प के परागकोश में कितने चैम्बर होते हैं, तो टोटल 4 होंगे, ठीक है। प्रकोष्ठ की बात करें, आवर्त बीजी पौधों के पुष्प में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब एक पाली में 2 प्रकोष्ठ। तो टोटल कितने प्रकोष्ठ होंगे, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें ही परागपुट या पराग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो ये जो भाग है इसी को हम क्या कहते थे, परागपुट कहेंगे या लघु बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है। कुछ और है, जैसे मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं, जैसे आपका गुड़हल हो गया, आपका कपास हो गया, आदि में इनका परागकोश क्या होगा, एक कोष्ठीय होता है, ठीक है। मतलब 2 पालियां पाई जाएंगी, एक सिंगल, लेकिन पालियों में एक ही कोष्ठ पाया जाएगा, 2 कोष्ठ नहीं होंगे, 2 प्रकोष्ठ नहीं होंगे, 2 चैम्बर नहीं पाए जाएंगे। तो मालवेसी कुल के पौधे जैसे गुड़हल हो गया, कपास हो गया, कह सकते हो एक कोष्ठी होता है और 2 पालियां इसमें पाई जाती है, ठीक है बात। तो इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखेंगे, लघु बीजाणुधानी के अंदर आगे इसी में लिखेंगे कि लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, परागकणों का भैया, या लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा पुंभ बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन। तो आइए देखेंगे, तो ये लिख लीजिएगा, ये नोट्स बनाते रहिएगा, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है आपका है पुंब बीजाणु जनन। पुंब बीजाणु जनन, पुंब बीजाणु जनन, या हम इसी को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं इसे, क्या कहेंगे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, स्पोरेंजियम कहते हैं। लघु बीजाणु जनन और पुंब बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या है, लघु बीजाणुओं अर्थात परागकणों का निर्माण होना ही क्या है, लघु बीजाणु जनन है। जनन का मतलब उत्पन्न करना, ठीक है, किसका, लघु बीजाणुओं को उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो पुंब बीजाणु बनने, लघु बीजाणु जनन का निर्माण, ठीक है, का बनना या निर्माण, ठीक है, का बनना या आपका कह सकते हो निर्माण, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन, ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे बच्चा कि पुंब बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये आपका क्या है, आवर्त बीजी पुष्प है, जिसका ये परागकोश है, क्या है, परागकोश है ना, एंथर है आपका ये परागकोश। तो ये इसको मैंने ऐसे कर लिया क्योंकि नवीन परागकोश अभी बन ही रहा है, तो इसको मैंने कट करा। कट करने पे ये कोशिकाएं ऐसे होंगी, फिर इनमें विकास होगा और ये बाह्य स्तर पाए जाएंगे। ये क्या है, इससे हम कहेंगे सबसे बाह्य लेयर को हम कहेंगे बाह्य स्तर, इसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी विभोजित की कोशिकाएं पाई जाएंगी जो विभाजन का कार्य करती हैं, और इसके बाद में विभोजित कोशिकाएं विभाजित होंगी, तब इसमें वाहिनी ऊतक का निर्माण होगा। वाहिनी ऊतक का कार्य है कि विकसित हो रहे परागकोश को पोषण प्रदान करना, ठीक है, जितने में खनिज, लवण, जल इत्यादि का वाहन करना, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसमें परपरसु कोशिका, परपरसु विभजित की कोशिकाओं का जब विकास होगा तो इनमें बनेगा परपरसु कोशिका। परपरसु कोशिका आकार में बड़ी हो जाती हैं, उनका केंद्रक स्पष्ट हो जाता है। फिर परपरसु कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, एक प्राथमिक वित्तीय कोशिका और एक आपका पुंब बीजाणु जनन कोशिका बनता है, ठीक है। यह प्राथमिक पुंब बीजाणु जनन कोशिका बनता है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो होती हैं, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। ये हमारी क्या है, दो कोशिकाएं बनी, इस वाली कोशिका को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक वित्तीय कोशिका कहेंगे, और ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं सेकेंड वाली, वो प्राथमिक पुंब बीजाणु कोशिका कहलाती हैं। प्राथमिक वित्तीय कोशिका में फिर पुनः समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 5 से 3 स्तर का निर्माण करती हैं। एक आपका अंतःस्तर जो एक ही लेयर का होगा, मध्य स्तर आपका 1 या 3 लेयर का हो सकता है, और एक आपका टेपिटम स्तर होता है, ठीक है। तो अंतःस्तर, ठीक है, क्या करती हैं, मध्य स्तर और टेपिटम स्तर को पोषण प्रदान करती हैं, और ये मध्य स्तर और टेपिटम स्तर क्या करेगा कि परागकोश के अंदर बन रहे लघु बीजाणु अर्थात परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं, ठीक है। प्राथमिक पुंब बीजाणु कोशिका जो है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, और इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बाह्य स्तर आपका है ही, ये अंतःस्तर हो गया, मान लीजिए ये मध्य स्तर है, ये टेपिटम स्तर है। तो इनके अंदर ही क्या बना, परागकणों का क्या बना है भैया, निर्माण हुआ है। तो कैसे कैसे प्रक्रियाओं से होकर के होता है, तो अंतः स्तर क्या करती है, मध्य स्तर और टेपिटम स्तर की सुरक्षा करती है और इन्हें पोषण देती रहती है। और मध्य स्तर जो ये है, पहले ये पोषण देता है, और अंत में जब परागकण क्या होगा, परिपक्व हो जाएगा, तब तक पोषण कौन देता रहता है। अर्थात आपके सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि परागकोश में परागकणों को पोषण कौन देता है, तो आप बताएंगे कि टेपिटम स्तर जो होता है वही पोषण प्रदान करता है। तो जैसे जैसे ये फिगर आपने बनाया है बच्चा, वैसे वैसे इसके बारे में आपको भैया लिखना भी रहेगा। तो लिखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो लिखना शुरू करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ऐसे ही फिगर आप बनाएंगे, समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए, परागकोश व परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया पुंब बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन कहलाती है। नवीन परागकोश एक समान विभजित की कोशिकाओं से मिलकर बना अंडाकार समूह होता है।
नवीन परागकोश क्या होगा? विभाज्यकी कोशिकाओं से बना हुआ एक अंडाकार समूह होता है, ठीक है, जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा होता है। और ये किससे घिरा हुआ है? बाह्य स्तर द्वारा घिरा होता है, ठीक है। यह अंडाकार समूह धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों वाला हो जाता है, 4 पालियों वाला हो जाता है। और इसके बीच में वाहिनी ऊतक पाई जाती है। तो बीच में क्या पाई जा रही है? वाहिनी ऊतक पाई जा रही है, जो बाद में संवहन मंडल का कार्य करता है। और संवहन मंडल जो होता है वो पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। तो संवहन मंडल का निर्माण करता है। परागधानी के विकास के समय नवीन परागकोश की प्रत्येक पाली में बाह्य स्तर के नीचे की कुछ अधोस्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। जब अधोस्तरीय कोशिकाएं, ये भी इनको क्या कहेंगे? अधोस्तरीय कोशिकाएं जो आकार में बड़ी हो जाएंगी ऐसे ऐसे, तो उनको हम क्या कहेंगे? परपरसु कोशिका कहते हैं फिर, ठीक है। तो आकार में बड़ी हो जाती हैं। इनका कोशिका द्रव्य गाढ़ा व केंद्रक स्पष्ट हो जाता है। इन कोशिकाओं को क्या कहेंगे? परपरसु कोशिका कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। परपरसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, एक परिता विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं, एक बाहरी प्राथमिक वित्तीय कोशिका और एक प्राथमिक पुंजड़ कोशिका का निर्माण होता है। बाहरी कोशिका अर्थात प्राथमिक वित्तीय कोशिका विभाजित होकर के 3 या 5 वित्तीय वाली 5 स्तर का निर्माण करती हैं। अंतः स्तर 1 स्तर का, मध्य स्तर 1 या 3 स्तर का, टेपिटम 1 स्तर का होता है। परागकोश का वह स्थान जहां अंतः स्तर पतली हो जाती है, अब ये फटेगा, मतलब कि परागकोश का वह स्थान यहाँ पे पतला जो होगा उसे हम स्टोमियम स्तर कहते हैं। तो परागकोश का वह स्थान जहां पर बाह्य स्तर पतली रह जाती है उसे हम स्टोमियम कहते हैं। अतः अंतः स्तर से नीचे 1 से 3 परत मध्य स्तर तथा सबसे आंतरिक स्तर टेपिटम स्तर कहलाती है। मध्य स्तर शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और वृद्धि कर रहे लघुबीजाणु के पोषण में सहायता करती है। तो जो मध्य स्तर है ये क्या होगा? जल्दी नष्ट हो जाएंगे, और जो विकसित हो रहा परागकण है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, लेकिन वो सिर्फ सहायता करेंगे, पोषण तो आपका टेपिटम स्तर ही देगा। क्या लिखा? मध्य स्तर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और वृद्धि कर रहे लघुबीजाणु के पोषण में सहायता करते हैं। टेपिटम स्तर की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य युक्त तथा 1 से अधिक केंद्रक युक्त होती हैं। टेपिटम की कोशिकाएं विकसित हो रही परागकणों को पोषण देती हैं, सहायता नहीं करती, पोषण उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। आगे लिखेंगे। परागधानी वित्ती के साथ साथ ही प्राथमिक पुंजड़ कोशिका भी 2 या 3 समसूत्री विभाजन द्वारा अनेक लघुबीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है और इनसे कुछ नष्ट होकर लघुबीजाणुओं के पोषण में सहायता करती हैं तथा कुछ गोलाकार होकर सक्रिय लघुबीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। सक्रिय लघुबीजाणु मात्र कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघुबीजाणुओं में या लघु चतुष्कों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से एक लघुबीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो लघुबीजाणु चतुष्क क्या होते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे। इसमें मैंने सिर्फ आपको बताया कि पुमंग क्या होता है और पुंजड़ जनन या लघुबीजाणु जनन होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय प्रस्तुत करिए। जय हिंद।